आज के छोटी सी वीडियो में बात करने वाला एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक फ्रेश टॉपिक के ऊपर आपको बताएंगे कि जो BLDC सीलिंग फ़ैन होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। आपने नॉर्मल फ़ैन के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, जो नॉर्मल हम अपने घरों में यूज़ में लेते हैं उसमें इंडक्शन मोटर यूज़ में ली जाती है, तो वो किस तरीके से काम करता है उसके बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में आपको जो है अच्छे से बताया है। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाकर के देख सकते हैं। पर ये जो BLDC सीलिंग फ़ैन है आपको बता दें आने वाले टाइम पर ये बहुत बड़ा मार्केट को कैप्चर करने वाला है। प्रेजेंट सिनेरियो की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है हमारे नॉर्मल सीलिंग फ़ैन के कंपैरिजन में। अगर मान लीजिए नॉर्मल आपको 1000 रुपये में पड़ा तो ये जो है आपको 3000 रुपये देना पड़ेगा, यानी कि 3 गुना ज़्यादा जो है ये महंगा होता है। इसके बावजूद भी जो है कई सारे लोग जो है इसको लेना पसंद करते हैं, क्योंकि कई सारी इसके एडवांटेजेस आपको देखने मिल जाती है। तो ये कितना वैल्यू फॉर मनी है, इसके क्या क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, सारी बातें जो है इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो अगर आपको ये सारी बातें जानना है तो इस वीडियो को देखते रहिए, आपको कुछ नहीं है तो क्या बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। तो देखिए यहाँ पे नाम से ही जो है हमें काफ़ी कुछ समझ में आता है। अगर हम BLDC सीलिंग फ़ैन की बात करते हैं तो यहाँ पे BLDC मोटर को यूज़ में लिया गया है। जैसे कि नॉर्मली अभी जितने भी हमारे पास फ़ैन होते हैं उन सब में जो है सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर आपको देखने मिलेगा। तो इस BLDC का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्रशलेस DC मोटर, यानी कि ब्रशलेस डायरेक्ट करंट। तो इसके नाम से जो है हमें दो चीज़ समझ में आती है। सबसे पहला कि इस मोटर में किसी प्रकार का ब्रश हमने यूज़ में नहीं लिया है। जैसे कि नॉर्मली अब DC मोटर की अगर आप बात करें तो वहाँ पे हम कार्बन ब्रश को यूज़ में ले रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि भैया दो पार्ट होता है, स्टेटर रोटर। स्टेटर पे जो हमने वाइंडिंग किया, रोटर पे जो हमने वाइंडिंग किया है, तो रोटर के वाइंडिंग को एक्साइड करने के लिए, उसे पावर देने के लिए, उसके अंदर से करंट फ्लो करवाने के लिए आपको यहाँ पे कार्बन ब्रश अरेंजमेंट यूज़ में लेना होता है, क्योंकि आप डायरेक्टली कनेक्शन नहीं कर सकते। डायरेक्टली कनेक्शन करेंगे, रोटर रोटेट करेगा तो वो टूट जाएगा। तो इतनी बातें तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आती है। और ये मैंने आपको बता रखा है इस मोटर के ऊपर जो वाइंडिंग हम लोग करते हैं वो क्यों किया जाता है। क्योंकि जब इस वाइंडिंग के अंदर से आप करंट फ्लो करवाते हैं तो ये मैग्नेट बन जाता है, और इस मैग्नेट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। और इस मैग्नेट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है जब भी हम मोटर या जनरेटर की बात कर रहे होते हैं। बिना इस मैग्नेट की मदद से आप ना ही किसी मोटर को आप चला सकते हैं, ना ही जनरेटर से आप पावर को जनरेट कर सकते हैं। तो मैग्नेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इस मैग्नेट को बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस वाइंडिंग के अंदर से आपका करंट फ्लो होना चाहिए, और रोटर के वाइंडिंग से करंट फ्लो करवाना है। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपका कार्बन ब्रश हो। तो यहाँ BLDC मोटर में फिर हमारा कैसे मैग्नेट बन रहा होता है, तो वहाँ पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ में नहीं लेते हैं, वहाँ पे जो है हम परमानेंट मैग्नेट यूज़ में ले रहे होते हैं रोटर के लिए। और ये जो मैग्नेट होता है ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का मैग्नेट हमें यहाँ पे यूज़ करना होता है, इसी वजह से जो इसका प्राइस है वो ज़्यादा हो जाता है। और दूसरी जो चीज़ है, इसके नाम से हमें ये पता चलता है चूँकि ये ब्रशलेस DC मोटर है तो इसे चलने के लिए जो है डायरेक्ट करंट का ज़रूरत पड़ता होगा, यानी कि एक DC मोटर है। पर कायदे से देखा जाए ये एक DC मोटर नहीं है। इसे चलाने के लिए जो है आपको पल्स AC का रिक्वायरमेंट होता है, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये AC मोटर इसे कहना चाहिए। बट सवाल यहाँ पे ये है, जब ये AC करंट पे चलता है तो हम इसको DC मोटर क्यों बोल रहे हैं? ये सवाल जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, और आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन बड़ा ही सिंपल है। अब देखिए, ये जो BLDC मोटर होते हैं वो एक ऐसा मोटर होता है जिसको आप डायरेक्टली फेज न्यूट्रल कनेक्ट करके चला नहीं सकते हैं। इसको चलाने के लिए आपको मोटर के साथ साथ एक कंट्रोलर की भी ज़रूरत पड़ती है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर की ज़रूरत पड़ती है, एक माइक्रो कंट्रोलर की ज़रूरत पड़ती है। अब ये जो माइक्रो कंट्रोलर होता है यही हमारे मोटर को जो है चला रहा होता है, उसके वाइंडिंग को कब एक्साइट करना है, कौन से पोर्ट को एक्साइट करना है, डिसाइड कर रहा होता है। तो इस कंट्रोलर को चलने के लिए जो करंट की ज़रूरत पड़ती है, इसके इनपुट में जो करंट आ रहा होता है उसका नेचर जो है DC होता है। इसी वजह से जो है इस मोटर को, इस BLDC मोटर को हम DC मोटर कहते हैं। तो ये तो इसकी बेसिक आइडिया थी। अब हम इसके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में थोड़ा सा आइडिया आपको देते हैं कि देखिए होता क्या है कि जैसा कि आपको पता है कि इसके रोटर में जो हम परमानेंट मैग्नेट यूज़ में ले रहे होते हैं, और इसके स्टेटर में जो हम वाइंडिंग करते हैं कुछ इस तरीके से इसका वाइंडिंग दिख रहा होता है। तो जैसे ही इस स्टेटर को, इसके वाइंडिंग को हम इसमें से करंट फ्लो करवाते हैं, यानी कि इसको एक्साइट करते हैं, तो यहाँ पे जो है मैग्नेटिक पोल का फॉर्मेशन होता है। हमारा नॉर्थ पोल बनता है, साउथ पोल बनता है, नॉर्थ पोल बनता है, साउथ पोल बनता है। और आप जानते हैं कि किसी मैग्नेट का दो नॉर्थ पोल को अगर सामने लेकर के आएंगे, या किसी दो मैग्नेट का साउथ पोल का एक दूसरे के सामने लेकर आएंगे, तो वो रिपेल करता है, एक दूसरे को धक्का मारेगा। और यही लॉजिक हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। हमने जो है स्टेटर पे जो हमने मैग्नेटिक पोल का फॉर्मेशन किया वो कुछ इस तरीके से हम करते हैं कि जो हमारा रोटर का जो परमानेंट मैग्नेट है उसके पोल के सामने हमारा आ जाए, यानी कि अगर साउथ पोल है वहाँ पे तो यहाँ पे साउथ पोल फॉर्मेशन हो जाए, और ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करे और वो घूमना स्टार्ट करे। और जैसे ही वो घूमता है, घूम करके जहाँ भी जाता है तो उसके सामने जो स्टेटर का हमारा वाइंडिंग होता है वापस से उसको हम एक्साइट करते हैं, और उसको वापस से उसकी सेम पोलैरिटी को बना देते हैं ताकि फिर उसको धक्का दे और फिर वो रोटेट करे। और इसी तरीके से जो है इसकी वाइंडिंग का, स्टेटर का जो वाइंडिंग है उसको हम एक्साइट करते रहते हैं, और उसका जो है पोलैरिटी बदलते रहते हैं, और हमारा जो है रोटर रोटेट करता रहता है। और हमारा रोटर रोटेट करता है तो उसी से जो है हम अपने ब्लेड कनेक्ट कर रखा है, और ये जो ब्लेड है घूमता है, हमें हवा देता है। सवाल यहाँ पे ये है
है कि ये जो एक्साइटेशन बदल रहा है वो कैसे होता है, तो वो जो है हमारा माइक्रो कंट्रोलर कर रहा होता है। जो हम कह रहे होते हैं कि इसे जो कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर की ज़रूरत पड़ती है, तो वही जो है इसे कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये मैंने एक बेसिक आइडिया आपको दिया। अब हम लोग इसको कंप्लीट सीक्वेंस में समझते हैं कि कैसे इसका पूरा ऑपरेशन हो रहा होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे घरों में जो पावर सप्लाई आता है वो एसी होता है, यानी कि अल्टरनेटिंग इन नेचर होता है। वायर से जो करंट फ्लो हो रहा होता है उसका नेचर जो है अल्टरनेटिंग होता है, वो डायरेक्शन को बदल रहा होता है। तो सबसे पहले हमारी एसएमपीएस होती है, स्विच मोड पावर सप्लाई, जो इस एसी करंट को, इस एसी पावर को डायरेक्ट पावर में कन्वर्ट कर रहा होता है। हालांकि रेक्टिफायर का भी सेम काम है, पर ये कैसे उससे डिफरेंट है, एसएमपीएस क्या होता है, इसके बारे में अगर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जितना ज़्यादा कमेंट रहेगा उतना जल्दी हम इसके ऊपर वीडियो बना देंगे। तो अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि ये जो एसएमपीएस है हमारा बहुत ही इफिशिएंटली हमें एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। अब ये कन्वर्ट करके हमारे माइक्रो कंट्रोलर को दे देता है। अब जो माइक्रो कंट्रोलर होता है, यहाँ पे कुछ जो है रिसीविंग सेंसर लगे हुए रहते हैं, जिसको हम अपने रिमोट की मदद से कंट्रोल कर रहे होते हैं। आपको पता होगा कि रिमोट भी मिलता है हमारे BLDC सीलिंग फैन के साथ, जिसको आपको ऑन करना होता है तो आप रिमोट की मदद से ऑन कर सकते हैं। आपको स्पीड बढ़ाना है तो आप उसके रिमोट की मदद से जो है कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो इस माइक्रो कंट्रोलर के पास जो है सारा इन्फॉर्मेशन पहुंच रहा होता है कि भैया मैंने ऑन किया या ऑफ किया, स्पीड बढ़ाया। तो ये जो है वो इन्फॉर्मेशन को लेने के बाद उसके अकॉर्डिंग वो आउटपुट देता है, और ये जो आउटपुट है वो हमारे इन्वर्टर तक पहुंचता है। और इन्वर्टर का काम तो आपको पता ही है, ये हमारे डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। 3 फेज एसी में ये कन्वर्ट कर रहा होता है। और यहाँ पे जो एसी में कन्वर्ट करता है वो पल्स एसी होता है, ये नॉर्मल साइनोसाइडल वाला एसी नहीं होता है। इसे स्क्वायर वेवफॉर्म भी कहा जाता है। तो ये जो आपका आउटपुट है इन्वर्टर का, ये अब जाता है हमारे मोटर के स्टेटर के वाइंडिंग तक, जिसे हमें मैग्नेटाइज करना है, जहाँ पे हमें पोल का फॉर्मेशन करवाना है। पोल का फॉर्मेशन होता है और फिर भैया मैग्नेटिक रिपल्शन की वजह से हमारा जो है रोटर रोटेट करना स्टार्ट होता है। और जैसे ही रोटर रोटेट करता है, और वैसे ही हम स्टेटर की जो पोलैरिटी है उसको भी जो है हम बदल देते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि भैया जो स्टेटर का पोल है और जो रोटर का पोल है दोनों नॉर्थ नॉर्थ सामने सामने रहे, ताकि इन दोनों को रिपेल करे और वो कंटिन्यू रोटेट करता ही रहे। और ये सारा जो काम है हमारा माइक्रो कंट्रोलर कंट्रोल कर रहा होता है। वो डिसाइड करता है कि कौन सा पोल हमें बनाना है, नॉर्थ पोल बनाना है या साउथ पोल बनाना है। और इस तरीके से जो है हमारा BLDC सीलिंग फैन है वो काम करता है। तो उम्मीद है आपको पूरी BLDC सीलिंग फैन की वर्किंग अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि ये BLDC सीलिंग फैन भाई इतने चर्चे में क्यों है और कितना वैल्यू आपको ये प्रोवाइड करने वाला। आप जो पैसा देंगे 3 गुना ज़्यादा पैसा यहाँ पे देने वाले हैं, तो उसके रिटर्न में आपको क्या एडवांटेजेस यहाँ पे देखने मिलेगा, और साथ ही साथ इसके डिसएडवांटेज के बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए, सबसे बढ़िया बात यहाँ पे ये है कि इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है। अगर नॉर्मल सीलिंग फैन की हम बात करें जो अभी हम यूज़ में ले रहे हैं इंडक्शन मोटर वाली, तो वो अप टू 75% इफिशिएंट होता है। यानी कि इनपुट में अगर वो 100 वाट पावर लेता है तो आउटपुट में वो 75 वाट को रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होगा, टॉर्क में जो है वो बदल रहा होगा। और जो 25 है वो 25 जो है वो वेस्ट हो जाता है, हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाता है। और दूसरी तरफ अगर हम BLDC सीलिंग फैन की बात करें तो ये अप टू 90% एफिशिएंट होता है। यानी कि 100 ले रहा है तो 90 को ये कन्वर्ट कर रहा है, और बाद बाकी 10 जो है आपका लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे क्लियरली अगर आप देखेंगे तो 10 से 15% का मार्जिन आपको दिख रहा है। यानी कि आप 15% एक्स्ट्रा आप एनर्जी को सेव कर पा रहे हैं। और अगर आप इनके वेबसाइट में जाकर के चेक करेंगे तो इनका ऐसा क्लेम है कि आप अगर BLDC सीलिंग फैन यूज में लेते हैं तो 60% एनर्जी को सेव कर सकते हैं, जो कि थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लगता है सुनने में। हाँ, अगर सिनेरियो कुछ ऐसा है कि आपके घर में 3-4 सीलिंग फैन आप यूज़ में ले रहे हैं, उस केस में अगर सारे ही सीलिंग फैन को आप रिप्लेस कर देते हैं BLDC सीलिंग फैन से, तो वहाँ पे जो है आप हर घंटा कुछ ना कुछ सेविंग कर रहे होंगे, हर दिन कुछ ना कुछ सेविंग कर रहे होंगे, हर महीने जो है अच्छा खासा जो है आपका सेविंग हो जा रहा होगा। तो अगर कुछ ऐसा सिनेरियो है तो मैं डेफिनेटली आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसके बारे में सोच सकते हैं। थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे तो 3-4 साल बाद आप ऐसा एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया है वो आपको एज ए सेविंग जो है रिटर्न मिल जाएगा। दूसरा जो इसकी अच्छी बात है वो ये है कि आप इसको इन्वर्टर में भी जो है बहुत ही स्मूथली ऑपरेट कर सकते हैं। लो स्पीड में भी आप चलाएंगे तो आपको किसी प्रकार का नॉइज़ यहाँ पर सुनने नहीं मिलेगा। नॉर्मल जो सीलिंग फैन होती है अगर आप उसको इन्वर्टर में चलाएंगे, और अगर आपका इन्वर्टर स्क्वायर टाइप का है, इन्वर्टर में भी आपको बताया था कि 2 प्रकार के होते हैं, एक तो स्क्वायर वेव वाला आपको दिख रहा होता है और एक जो है प्योर साइनोसाइडल वाला होता है। तो अगर आपके घर में प्योर साइन वाली इन्वर्टर है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो पुराना वाला सीलिंग फैन भी आपका बराबर प्रॉपर तरीके से काम करेगा बिना आवाज़ किए हुए। बट ये थोड़ा महंगा होता है, इसी वजह से ज़्यादातर लोगों के घर में जो है आप देखेंगे स्क्वायर वेवफॉर्म वाला जो है इन्वर्टर होता है। बट इस स्क्वायर वेवफॉर्म वाली इन्वर्टर की मदद से अगर आप सीलिंग फैन को चलाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है नॉइज़ क्रिएट करता है, और कम स्पीड में चलाएंगे तो आपके कान खराब कर देगी, आपको नींद नहीं आएगी।
इतना खतरनाक जो है आवाज़ ये क्रिएट करता है। पर ये जो दिक्कत है आपको BLDC सीलिंग फैन में देखने नहीं मिलेगा, वो बराबर जो है किसी भी स्पीड में आप उसको ऑपरेट करें बहुत ही स्मूथली बिना आवाज़ के जो है चलता है। और क्या एडवांटेज हो सकता है, और एक इसका एडवांटेज मैं बताऊं तो भाई इसको रिमोट से आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आप भाई सो करके हैं, आप ऑन कर लिया, ऑफ कर लिया, स्पीड बढ़ा लिया, घटा लिया। पर नॉर्मल सीलिंग फैन तो आप जानते हैं कि ऐसा नहीं होता है, उसमें आप ऐसा कर सकते हैं, हालांकि कुछ चीज़ें पर आपको अलग से लगानी पड़ेगी, बट यहाँ पर जो आपको बाई डिफ़ॉल्ट जो है मिलता है। तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस थे, कुछ अच्छी बातें थी जिसकी वजह से आपको ये BLDC सीलिंग फैन लेनी चाहिए। अब कुछ इसकी डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं कि क्यों नहीं लेना चाहिए आपको। तो देखिए, सबसे बड़ा तो रीज़न आपको पता है कि इसका प्राइस है, बहुत महंगा होता है। ये 3 गुना ज़्यादा जो है अभी ये महंगा आपको मिल रहा है। पर आने वाले समय में अगर इसका प्राइस कम होता है, और जाहिर सी बात है होगा, तो काफ़ी देर से जो है ये मार्केट को कैप्चर करने वाला है। और दूसरा जो सबसे बड़ा डर है कि ये टाइम टेस्टेड नहीं है, हमें पता नहीं है कि ये कितना लंबा चलने वाला है। क्योंकि जो नॉर्मल इंडक्शन मोटर वाली सीलिंग फ़ैन है उसको तो हमने देख लिया, पिछले 80-90 साल से चल रहा है, इतना बराबर चल रहा है। बीच बीच में कैपेसिटर उड़ता है तो वो भी जो है ही सस्ता मिलता है, मार्केट से खरीद के ला के लगा देते हैं, सबको लगाने आता है। कभी कभी जो है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन वोल्टेज में हुआ तो वाइंडिंग उड़ता है, तो वो भी जो है हर गली में जो है आपको इलेक्ट्रिशियन भैया होते हैं वो बना देते हैं। तो उसका हमें सारा कहानी पता है। पर इसका तो टेक्नोलॉजी बहुत नई है सीलिंग फ़ैन के मामले में, तो हमें नहीं पता है कि कब तक चलेगा, क्या दिक्कतें आएंगी। और साथ ही साथ अगर दिक्कत आती है तो कौन बनाएगा, हर गली वाले भैया आपके नहीं बना सकते हैं। तो आफ्टर सेल सपोर्ट जो है कोई भी कंपनी अगर ये BLDC मोटर देती है तो वो कैसा प्रोवाइड कर रही है, वो भी एक बहुत बड़ा पैरामीटर है। अगर आप खरीद रहे हैं तो ये भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। इसके अलावा यार ओवरऑल देखा जाए तो ये काफ़ी बढ़िया है। तो इस वीडियो में मैंने जो है आपको काफ़ी कुछ बता दी कि ये सीलिंग फ़ैन जो है किस तरीके से काम करता है, BLDC सीलिंग फ़ैन, और इसकी क्या अच्छी बातें हैं, क्या बुरी बातें हैं। अगर आप ले रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें आपके दिमाग में जो है रहनी चाहिए। और अगर आप लेने का इरादा बना ही लिए तो मैंने काफ़ी रिसर्च करके जो है कुछ सीलिंग फ़ैन को मैंने सेलेक्ट किया है और उसको जो है अपने डिस्क्रिप्शन में डाला है। आप वहाँ से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं किसका क्या प्राइस है, और पसंद आए तो वहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करके बताएं, कोई सवाल रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।